हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में जेनी एक इवेंट के लिए लेट हो जाती है। एक्चुअली में जेनी ना एक फर्नीचर डिजाइनर होती है। उसे आज तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन आज उसे उम्मीद होती है कि जरूर मिलेगा। जेनी जल्दी से इवेंट के लिए तैयार होकर टैक्सी लेने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केविन एक लड़की के साथ सो रहा होता है। उस लड़की का नाम जूली होता है। वो लड़की केविन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। केविन भी इस बात को जानता था, लेकिन वो जूली से प्यार नहीं करता था। तभी उसे अपनी मॉम की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से जूली को बालकनी में बंद कर देता है, क्योंकि केविन की मॉम को नहीं पता था कि जूली केविन के रूम में सो रही है। इसके बाद केविन तैयार होकर पार्किंग एरिया में आता है। वो देखता है कि उसकी गाड़ी के आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, जिस वजह से वो अपनी गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पाता। इसलिए उसे मजबूरन एक टैक्सी लेने के लिए जाना पड़ता है और उसके हाथ में एक प्लास्टिक का मॉडल भी होता है। एक्चुअली में केविन एक आर्किटेक्ट कंपनी का मालिक होता है और उसकी कंपनी ने आज एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया होता है, जिसमें सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन देने वाली कंपनी को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। इसके बाद वो एक टैक्सी को रोकता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनी भी आ जाती है। वो बोलती है मैंने ये टैक्सी रोकी है। उन दोनों के बीच में अनबन होने लग जाती है। टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बस आती है, जिसमें जेनी और केविन दोनों ही चले जाते हैं, लेकिन जेनी को सीट नहीं मिलती। केविन अपने प्लास्टिक के मॉडल को बहुत ही ज्यादा संभाल कर रखता है, लेकिन अचानक से बस को जोरदार झटका लगता है। जेनी अपने आप को संभाल नहीं पाती। वो केविन पर गिरने वाली होती है। केविन उसे रोकने लगता है, पर गलती से उसका हाथ कमर के नीचे चला जाता है। ये देखकर जेनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ओ तो तुम मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए वो बस ड्राइवर को बोलती है बस को ना सीधा पुलिस स्टेशन लेकर चलो। केविन बोलता है अगर तुम पुलिस स्टेशन चली भी गई ना तो भी कुछ साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरे इंटेंशन ना बिल्कुल भी गलत नहीं थे, क्योंकि मैं तो बस अपने प्लास्टिक के मॉडल को बचाना चाहता था। जेनी को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके प्लास्टिक के मॉडल को ही छीन लेती है। जैसे ही केविन उसे पकड़ने के लिए खड़ा होता है तो जेनी उसके बट पर हाथ लगा देती है, जिस वजह से केविन के हाथ से वो मॉडल नीचे गिर जाता है। ये देखकर जेनी तो घबरा जाती है, क्योंकि उसका इरादा उसे तोड़ने का नहीं था, इसलिए वो बस से उतर जाती है। केविन अपने मॉडल को ठीक करने की कोशिश करता है और इस काम में बेन भी उसकी मदद करता है। वो केविन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और वो उसकी कंपनी में काम भी करता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी इवेंट में पहुंच जाती है और इस इवेंट में जेनी ने भी अपना स्टोर लगाया होता है। कोर्ट पहले से ही स्टोर को तैयार कर देता है, जो जेनी का बहुत ही पुराना दोस्त और उसका सेक्रेटरी भी होता है। कोर्ट उससे पूछता है स्टीव तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आया। वो बोलती है उसने मुझे पहले ही बताया था कि आज उसका ना बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रेजेंटेशन है और वो प्रेजेंटेशन ना इसी बिल्डिंग में हो रही है। इसी बीच जब केविन अपने मॉडल को ठीक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है। वो बोलता है इस मॉडल को ठीक करने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज का कंपटीशन ना मैं ही जीतने वाला हूँ। केविन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन स्टीव उन दोनों को अपनी शादी में इनवाइट कर लेता है। स्टीव के जाने के बाद बेन केविन को बोलता है हमें ना इसकी शादी में जाना चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है जो इस प्लेबॉय से शादी करना चाहती है। एक्चुअली भी स्टीव के डैड ने ना 7 शादियां कर रखी होती है और अपने डैड की तरह स्टीव भी हर महीने अपनी गर्लफ्रेंड बदलता है, इसलिए कुछ लोग तो उन्हें प्ले बॉय कहते हैं। कुछ देर के बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ स्टीव सभी जजेस को अपना मॉडल दिखाता है और उनको बताता है ये मॉडल ना सिडनी के ओपेरा हाउस की तरह है, जिससे ये बिल्डिंग उस जगह का लैंडमार्क बन जाएगा। जजेस को स्टीव का मॉडल काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद जब केविन की बारी आती है तो वो सभी जजों को बताता है कि ये मॉडल ना नेचर और कल्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे ये बिल्डिंग और भी ज्यादा खास बन जाती है। ये सुनकर सभी जजेस लेवल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनी को 30 पर्सनल टेबल्स का ऑर्डर मिल जाता है। बेन और केविन भी इवेंट देखने के लिए आते हैं, क्योंकि जजेस को विनर डिक्लेयर करने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। जेनी केविन को देखकर छुप जाती है और बेन को उसका बनाया हुआ टेबल बहुत पसंद आता है। ये अकेले रहने वालों लोगों के लिए ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये किसी छोटे से घर में भी फिट हो सकता है, लेकिन केविन को वो टेबल बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है। ये टेबल ना कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है, जिससे इस पे रखा हुआ खाना नीचे गिर सकता है। ये टेबल ना किसी भी फैमिली को सूट नहीं करता, क्योंकि इस टेबल को इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे इसमें लैपटॉप और मिरर लगाया जा सकता है और यूज करने वाले का ध्यान सिर्फ लैपटॉप और मिरर पर ही होगा, जिससे
जिससे वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाएगा। जेनी उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और बाहर आ जाती है। केविन तो उसे देखकर शॉक हो जाता है और वो बेन को बताता है ये ना वही लड़की है जिसने हमारा मॉडल तोड़ा था। जेनी बोलती है इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं जिनको ना अकेला खाना खाना पसंद है। वैसे भी अगर तुम इस फर्नीचर को खरीदना चाहते हो ना तो मैं इसे तुम्हें कभी नहीं बेचूंगी। केविन बोला मुझे भी ना इस टेबल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद विनर का नाम अनाउंस किया जाता है जो कि स्टीव होता है। केविन और बेन को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता आखिर वो हार कैसे सकते हैं, जबकि जजेस को भी उनका मॉडल बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। इसके बाद स्टीव जेनी से मिलने के लिए जाता है। जेनी तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे बताती है आज मुझे ना अपना पहला ऑर्डर मिल गया है। वो बोलता है मैं ना तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली में स्टीव की शादी हो रही थी लेकिन वो लड़की कोई और होती है जिससे वो प्यार करता है। उसने सिर्फ जेनी का इस्तेमाल किया था और उससे तो बस वो प्यार का नाटक कर रहा था। स्टीव जेनी को बताने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसे सच्चाई बताने की। इसलिए स्टीव घुटनों के बल बैठ जाता है ताकि वो जेनी से माफी मांग सके। स्टीव उसे अपने शादी का कार्ड दिखाने वाला था। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है लेकिन जेनी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टीव उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। स्टीव उसे समझाने की कोशिश भी करता है जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर केविन आ जाता है। वो स्टीव से पूछता है तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे थे कि वो ऑर्डर तुम्हें ही मिलने वाला है। जरूर तुमने और या तुम्हारे डैड ने ना पहले से ही कुछ प्लान कर रखा होगा। एक्चुअली में ना केविन को शक था कि जरूर स्टीव या उसके डैड ने कुछ कर रखा था ताकि उन्हें ये ऑर्डर मिल जाए, पर स्टीव उसे कुछ भी नहीं बताता। स्टीव के वहाँ से जाने के बाद जेनी उसे बोलती है तुम ना बिल्कुल गलत टाइम पर आए हो। तुम्हारे आने की वजह से ना सब कुछ खराब हो गया है। वो ना मुझे प्रपोज करने वाला था। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अभी तो वो मुझे शादी का कार्ड देकर गया था और यहाँ पर उसने अभी तक इसे प्रपोज भी नहीं किया, यानी कि स्टीव इस लड़की को धोखा दे रहा है। केविन उसे बताता है स्टीव ना बहुत ही बड़ा धोखेबाज है लेकिन जेनी उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करती। वो ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सीन में केविन और बेन अपनी फैक्ट्री में वर्कर से बातें कर रहे होते हैं। उनका वर्कर केविन को बोलता है हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम लोग इस ऑर्डर को डेडलाइन से पहले पूरा कर सके। लेकिन केविन बोलता अगर आप लोग इसी स्पीड से चलते रहे ना तो डेडलाइन पार हो जाएगी और अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद हमें हम लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। आप लोगों को ना अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा हो सके। इसके बाद केविन और बेन जैसे ही अपने ऑफिस में आते हैं तो बेन उसे बताता है कि हमारा बैंक अकाउंट ना खाली हो चुका है। उल्टा वो तो नेगेटिव में चल रहा है। अगर हम लोग इस पुराने ऑर्डर को पूरा कर भी लेना तो उसकी पेमेंट आने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मुझे तो डर लग रहा है शायद इस महीने हम वर्कर्स को सैलरी भी नहीं पे कर पाएंगे। केविन बोलता है हम लोग ना डायमंड गैलरी का ऑर्डर लेंगे। ये सुनकर बेन तो शॉक हो जाता है। ये सुनकर बेन हैरानगी से बोलता है हमारी कंपनी ना बहुत ही ज्यादा छोटी है, हम उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन केविन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो डैम आर्ट गैलरी के डायरेक्टर विलियम के साथ एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बोलता है। बेन उसकी बात मानकर कॉल करने ही वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि स्टीव की होने वाली वाइफ डैम आर्ट गैलरी में ही काम करती है, यानी कि मिस्टर विलियम भी अपने एम्प्लॉय की शादी को अटेंड करने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए हमें ना स्टीव की शादी में जरूर जाना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें समझ में आता है कि अगर स्टीव की होने वाली वाइफ उसी कंपनी में काम करती है जहाँ का हम ऑर्डर लेना चाहते हैं तो स्टीव तो कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। केविन बोलता है मुझे ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग ना ऑर्डर लेकर ही रहेंगे। इसके बाद केविन और बेन जिमी के साथ लंच कर रहे होते हैं। जिमी केविन का दोस्त होता है, साथ ही वो उसकी कंपनी में काम भी कर रहा होता है और वो जूली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, पर जूली तो केविन पर फिदा होती है। जिमी उसे बोलता है मुझे मालूम है तुम जूली को गंदी नजर से देखती हो। वो बोलता है ये ना सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे ना उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस उसको अपनी बहन मानता हूँ। रात जेनी जब अपनी दोनों दोस्त एमी और सूफी के साथ घर पर होती है, जेनी उन्हें बताती है कि स्टीव मुझे प्रपोज करने वाला था लेकिन एक लड़की की वजह से ना सब कुछ खराब हो गया। जेनी की फ्रेंड एमी की कल शादी होने वाली थी लेकिन उसने अभी तक इन दोनों को अपने होने वाले पति का नाम भी नहीं बताया था। इसके बाद वो अपने होने वाले हस्बैंड को कॉल करती है जो कि स्टीव होता है। एमी और स्टीव शुरुआत से सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने जेनी के पीठ पीछे एक दूसरे को डेट किया।
एमी उसे बोलती है, तुमने अभी तक जेनी को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया? स्टीव बोलता है, आज मैं जेनी को ना हमारे बारे में जरूर बता दूंगा। थोड़ी देर बाद जेनी को स्टीव का कॉल आता है। वो उसे डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। ये सुनकर जेनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तैयार होकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। स्टीव जेनी को बोलता है, मैंने ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा हर्ट किया है। तुमने जब भी मुझे कॉल किया मैंने उसे कभी रिसीव ही नहीं किया और मैंने तुम्हें ना कभी भी टाइम भी नहीं दिया। जेनी बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़के हो, क्योंकि तुमने मेरे जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। तुमने मुझसे हमेशा अच्छी तरीके से बात की है। स्टीव जेनी का हाथ पकड़ लेता है। जेनी का दिल तो जोरों से धड़कने लग जाता है। स्टीव हिम्मत जुटाकर बोल देता है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर जेनी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता और उस बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। जेनी उसे पूछती है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वो बोलता है, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मुझे ना तुमसे कभी प्यार हुआ ही नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए कभी कुछ फील ही नहीं किया। ये सुनकर जेनी दुखी हो जाती है। इससे पहले स्टीव उसे एमी के बारे में कुछ बता पाता, जेनी तो उठकर वहाँ से चली जाती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लग जाती है। जिमी केविन से शर्त लगाता है, अगर वो जीत गया ना तो तुम्हें जूली को डेट करना पड़ेगा और अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ दूंगा। एक्चुअली मैं केविन जूली से प्यार नहीं करता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपसेट रहती थी और जिमी उसे इस हालत में नहीं देख सकता था। इसलिए जिमी डिसाइड करता है कि वो जूली के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देगा। इसी बीच जेनी अपना दुख कम करने के लिए कोर्ट के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो बोलता है, मैं अच्छे तरीके से जानता था कि स्टीव तुम्हें धोखा जरूर देगा। जेनी बोलती है, वो तो मैं ही पागल थी जो उस लड़के से प्यार कर बैठी। वो बोलता है, इसमें ना तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कुछ लोग तुम्हारे आसपास ऐसे भी है जो तुम्हें स्कूल टाइम से प्यार करते हैं। जेनी बोलती है, हाँ मैं भी ना तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलता है, वैसे वाला प्यार नहीं, बल्कि जैसा एक लड़का और एक लड़की से प्यार करता है वैसे वाला प्यार। लेकिन जेनी नशे में होती है, इसलिए उसे उसकी बातें समझ ही नहीं आती। इससे पहले स्कॉट उसे कुछ और कह पाता, वो बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्कॉट की नीयत खराब हो जाती है। वो जेनी को घर ले जाने की बजाय होटल में ले जाता है। दूसरी तरफ जिमी शर्त हार जाता है। वो अल्कोहल कुछ ज्यादा ही पी लेता है, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। केविन को मजबूरन उसे होटल लेकर जाना पड़ता है और ये होटल वही होता है जहाँ पर स्कॉट जेनी को लेकर आया था। स्कॉट जबरदस्ती जेनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। जेनी उसे खुद से दूर कर देती है। क्या तुम पागल हो चुके हो? वो बोलता, हाँ मैं ना तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। जिसके बाद जेनी उसकी बहुत पिटाई करती है, जिसके बाद वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से केविन भी गुजर रहा होता है। वो जेनी को इस हालत में देखकर बोलता है, अरे वाह, तुम्हें उसने प्रपोज नहीं किया तो तुमने लड़का ही बदल लिया। जेनी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कमरे से जिमी बाहर आ जाता है, जिसने कपड़े नहीं पहने होते। एक्चुअली में जिमी के कपड़े खराब हो चुके थे, इसलिए केविन ने उसके कपड़े उतार दिए थे। लेकिन जिमी को इस हालत में देखकर जेनी को लगता है कि केविन ना एक गे है, इसलिए वो यहाँ पर इस लड़के के साथ मजे करने के लिए आया था। जेनी बोलता है, तुमने मैसेज में क्या लिखा है? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। जेनी बोलती है, तुम कितने ज्यादा बुरे हो, देखो तो जरा, ये तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता है और तुम इसे ही छोड़कर जा रहे हो। केविन बोलता है, तुम जैसा समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, ये वो वाला प्यार नहीं है। दरअसल शर्त के मुताबिक जिमी को कंपनी छोड़नी पड़ेगी, इसलिए केविन ने मिरर पर लिखा होता है, यू आर फायर्ड। जिमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केविन तो उसे पीछा छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है। जिमी को इस हालत में देखकर जेनी उसे सहानुभूति देने लग जाती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जब केविन टैक्सी का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है, जो केविन से आज सुबह की हरकत के लिए उसे माफी मांगती है। केविन पूछता है, तुम कल क्या कर रही हो? वो बोलती है, कल मैं ना अपनी फ्रेंड की शादी में जा रही हूँ। केविन उसे बोलता है, मेरी बात को ना गौर से सुनना, ये कहानी ना मेरे एक दोस्त की है। उसे पता नहीं होता कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी फ्रेंड से शादी कर लेगा। मेरी दोस्त ना इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड की शादी में चली जाती है। जेनी ये सुनकर हंसते हुए बोले लग जाती है, तुम्हारी दोस्त कितनी बड़ी बेवकूफ है। जेनी की बात सुनकर केविन भी स्माइल करने लग जाता है। तभी वहाँ पर टैक्सी भी आ जाती है। केविन टैक्सी में बैठने वाला होता है, तभी जेनी उसे रोक कर बोलती है, तुम्हारे दोस्त ने आखिर क्या किया? वो बोलता है, तुम्हें ना जल्द ही पता चल जाएगा।
ये बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच स्टीव नशे में जेनी के घर पर पहुँच जाता है, लेकिन जेनी का घर बंद होता है, इसीलिए वो जेनी को वॉइस मैसेज भेजता है और बोलता है, अम्मी के साथ जो कल शादी करने वाला है ना, वो मैं हूँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझ पर ना एक एहसान कर देना, कल तुम हमारी शादी में मत आना। थोड़ी देर बाद जेनी घर पहुंच जाती है, लेकिन वो दिन भर की दौड़ भाग से थक चुकी होती है, इसलिए वो स्टीव के मैसेज को चेक नहीं कर पाती और सो जाती है। अगले दिन स्टीव और एमी की शादी होती है। स्टीव उसे बोलता है, मैंने जेनी को ना हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और उसे शादी में आने से भी मना कर दिया है, लेकिन एमी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि जेनी शांति से बैठने वाली नहीं है। इसलिए स्टीव एक प्लान बनाता है, वो जेनी को बिल्डिंग के अंदर आने ही नहीं देगा। इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी को ना जेनी की फोटो देता है और बोलता है, इस लड़की को ना बिल्डिंग के अंदर आने मत देना। सेक्रेटरी उस फोटो को लेकर जा रहा होता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है, उसके हाथ से फोटो नीचे गिर जाती है और फर्श पर लगी मिट्टी उस फोटो पर चिपक जाती है। सेक्रेटरी जब उस फोटो को ध्यान से देखता है तो वो गौर करता है कि इस लड़की के चेहरे पर एक तिल का निशान है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सभी लड़कियों के चेहरे पर ना तिल का निशान ढूंढेगा, इससे ना इस लड़की को ढूंढने में मुझे आसानी होगी। इसी बीच केविन और बेन ना लिफ्ट में होते हैं। बेन अजीब सी हरकतें कर रहा होता है। केविन उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? बेन बताता है, मैं जब वॉशरूम में गया था ना तो मेरी पैंट की जिप अटक गई और अब बंद ही नहीं हो रही है। केविन बोलता है, मुझे देखने दो। केविन जिप को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और सामने सोफी खड़ी हुई होती है, जो इन लोगों को अजीब सी हरकतें करते हुए देख लेती है, इसलिए वो अपने बेटे की आंख भी बंद कर देती है। इसके बाद जब ये लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं, बेन पूछता है, कल तुम जिमी को लेकर कहाँ गए थे? वो बोलता है, मैंने उसे एक होटल में लेकर गया था। तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, फिर तो तुम दोनों ने बहुत ही मजे किए होंगे। केविन उसे डराकर चुप कर देता है, लेकिन सोफी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली होती है और उसे लगता है कि केविन एक गे है, इसलिए वो ऐसी ही हरकतें कर रहा था। इसके बाद जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो सोफी की नजर एमी और स्टीव पर पड़ती है। ये देखकर सोफी तो हैरान हो जाती है। स्टीव और एमी प्यार भरी बातें कर रही होती हैं, तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है, भला तुम अपनी ही दोस्त को धोखा कैसे दे सकती हो? एमी उस पर चिल्लाने लग जाती है, जेनी को ना हमारे बारे में सब कुछ पता है, स्टीव ने ना उसे सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर सोफी तो हैरान हो जाती है, यानी कि तुमने ये कहने के लिए उसे कल बुलाया था? वो बेचारी तो ये सोच कर गई थी कि तुम उसे प्रपोज करने वाले हो। सोफी बोलती है, अब मैं तुम्हारी शादी को अटेंड नहीं करूंगी और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे जेनी का ख्याल आता है, इसलिए वो उसे कॉल कर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी ना एमी की शादी को अटेंड करने के लिए ही आ रही हूँ। सोफी उसे बता पाती उससे पहले जेनी कॉल कट कर देती है। सोफी जेनी को रोकने के लिए लिफ्ट से नीचे आने लगती है। इधर जेनी गेट के पास पहुंच जाती है। सेक्रेटरी उसके चेहरे को चेक करता है, लेकिन जेनी के फेस पर उसे कोई भी तिल नहीं मिलता, इसलिए वो उसे अंदर जाने देता है। जेनी देखती है कि लिफ्ट के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है, इसलिए वो सीढ़ियों से जाने लगती है। तभी सोफी भी लिफ्ट से बाहर आती है और वो जेनी को सीढ़ियों से जाते हुए देख लेती है और वो जेनी को जाने से रोक लेती है, लेकिन तभी फंक्शन शुरू हो जाता है, इसलिए जेनी जाने लगती है, पर सोफी उसे रोकने के लिए पेट दर्द का नाटक करने लग जाती है। लेकिन तभी जेनी की नजर स्टीव और एमी पर जाती है, यानी उन दोनों को साथ में देखकर वो हैरान हो जाती है और वो उनके पीछे मैरिज हॉल तक पहुंच जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। सोफी जेनी को आवाज देती है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन जेनी का ध्यान तो सिर्फ उन दोनों पर होता है। एमी जेनी को बोलती है, मुझे ना माफ कर दो। वो बोलती है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है और तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? स्टीफन बोलता है, प्लीज इस शादी को ना हो जाने दो, इसके बाद तो मुझे जो भी सजा दोगी ना वो मुझे मंजूर है। एमी गुस्से में बोलती है, स्टीव मुझसे प्यार करता है और वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर सोफी को गुस्सा आता है, वो एमी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही स्टीव के बंदे उसे रोक लेते हैं और उन दोनों दोस्तों को एक रूम में बंद कर देते हैं। केविन और बेन भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और बेन को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। इसके बाद इन दोनों की शादी फिर से शुरू की जाती है। सेक्रेटरी जेनी को देखकर बोल रहा है, तुमने अपने तिल के निशान को कैसे हटाया? इसके बाद वो जेनी की फोटो चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि फोटो पर तो दाग लगा हुआ था, जिसे वो तिल समझ बैठा। सोफी जेनी को बोलती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो तुम्हारी शादी इस घटिया लड़के से नहीं हो रही है। सोफी का बेटा रूम में लगे कंट्रोल्स के साथ खेलने लग जाता है, जिससे माइक ऑन हो जाता है। एक्चुअली में ये ना एक अनाउंसमेंट रूम होता है, जिससे पूरी बिल्डिंग में अनाउंसमेंट की जाती है।
जेनी बोलती है कल तक वो लड़का मुझे डेट कर रहा था और आज वो मेरी फ्रेंड से शादी कर रहा है और उस लड़की को मैं 10 साल से जानती हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दे दिया। इसी बीच उस बिल्डिंग में एक और शादी हो रही होती है और जेनी की बातें उन लोगों ने भी सुन ली होती है, जिससे उन कपल के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सोफी बोलती है तुम पागल हो, वो लड़की ना बहुत ही ज्यादा चालाक है, वो तो हर महीने अपना बॉयफ्रेंड बदलती है, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं। स्टीव और एमी भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। एमी की वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंसल्ट हो जाती है, इसलिए वो स्टीव से शादी ही नहीं करती। इसके बाद जब मिस्टर विलियम वहाँ से जाने लगते हैं तो बेन और केविन भी उनके पीछे जाते हैं और वो देखते हैं कि दूसरी आर्किटेक्ट कंपनी भी मिस्टर विलियम को अपना बिजनेस कार्ड दे रही है, लेकिन मिस्टर विलियम उनके कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते और वो लिफ्ट का वेट करने लग जाते हैं। तभी केविन को एक आइडिया आता है, वो बेन को बोलता है तुम्हारी मिस्टर विलियम की कंपनी में कुछ लोगों से जान पहचान है ना? वो बोलता है हाँ जान पहचान तो है। वो बोलता है ठीक है तो फिर उनसे ना मिस्टर विलियम की गाड़ी का नंबर पता करो। वहीं दूसरी ओर अनाउंसमेंट रूम के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ पर वो वाला कपल भी आ जाता है और बोलने लग जाते हैं हम में से तुम्हारा दोस्त कौन है? हम तो तुम्हें पहचानते भी नहीं हैं। तुम्हारी वजह से हमारी शादी बीच में रुक गई। जेनी और सोफी उन सभी लोगों से माफी मांगते हैं। तभी वहाँ से एमी गुजर रही होती है। वो जेनी को देखकर बोलती है तुम्हारी वजह से ना मेरी शादी रुक गई है, तो तुम बहुत ज्यादा खुश होगी ना? जेनी बोलती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी शादी रुकी गई। ये सुनकर एमी बोलती है तुमने तो हमारी शादी खराब कर दी, इसलिए अब मुझे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं है। ये सुनकर सोफी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को सामने एमी को थप्पड़ मार देती है। मैं तो अपनी गलती का ना जिंदगी भर पछतावा होना चाहिए। इसी बीच केविन को मिस्टर विलियम की कार मिल जाती है, इसलिए वो मिस्टर विलियम की गाड़ी पर डेंट मार देता है और जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं तो केविन बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी गाड़ी पर अपना बिजनेस कार्ड भी रख दिया है, अगर आप चाहे तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर तुम भी उस कंपटीशन में आए थे ना, ये रखो मेरा कार्ड, तुम ट्यूसडे को आकर मुझसे मिलना। ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। स्टीव उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एमी समझने के मूड में नहीं होती, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। वहाँ पर स्टीव के डैड भी आ जाते हैं, जो गुस्से में स्टीव को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं तुमसे एक लड़की तक नहीं संभाली जाती, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है, आज के बाद ना मुझे डैड कहकर मत बोलना। उनके जाने के बाद स्टीव अपने सेक्रेटरी को बोलता है ये सब ना तुम्हारी गलती है, मैंने तुम्हें कहा था ना उस लड़की को बिल्डिंग के अंदर मत आने देना, लेकिन तुमसे इतना छोटा काम भी नहीं हो पाया। और वो अपने सेक्रेटरी को धोने लग जाता है। इसी बीच जेनी और सोफी घर जा रही होती है। जेनी सोफी को बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन सोफी बोलती है मैं तुम्हें ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ। इसके बाद वो चिल्लाने लग जाती है मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो। इसके बाद सोफी वहाँ से जाने लगती है। जेनी बहुत ही ज्यादा उदास होती है, इसलिए रोने लग जाती है। इधर केविन और बेन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये ऑर्डर उन्हें जरूर मिलेगा। तभी बेन केविन को बताता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, सर विलियम पहले इस ऑर्डर को ना एक फॉरेन की कंपनी को देने वाले थे, लेकिन अब उनका माइंड चेंज हो चुका है, इसलिए अब हमारा कंपटीशन एक फॉरेन की कंपनी के साथ भी है। अभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। बहन उसे बोलता है तुम्हें तो हमने कंपनी से निकाल दिया था ना, फिर भी तुम ऑफिस में आ गए। वो बोलता है एक शर्त हारने की वजह से तुम मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकते हो। एक्चुअली में बेन और केविन तो उसके साथ सिर्फ मस्ती कर रहे होते हैं। जिमी बोलता है मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमें डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर जल्द ही मिलेगा। इसी बीच स्कॉट कुछ लोगों से छुप रहा होता है। एक्चुअली में वो मनी लेंडर्स होते हैं जो लोगों को पैसा उधार देते हैं। स्कॉट जेनी को कॉल करता है, लेकिन जेनी उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। इसीलिए स्कॉट जेनी को वॉइस मैसेज भेजता है मुझे माफ कर दो, मैंने 1 मिलियन वॉन के लिए ना तुम्हारे घर को गिरवी रख दिया, लेकिन जिस कंपनी पे मैंने इन्वेस्ट किया था ना वो रातों रात भाग गई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी वो लोग स्कॉट को देख लेते हैं। उनसे बचने के लिए स्कॉट वहाँ से भागने लगता है। के बाद जेनी जब घर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है अगर आपने 1 मिलियन वॉन नहीं चुकाए तो आपके घर को नीलाम कर दिया जाएगा। देखकर जेनी हैरान हो जाती है, मैंने कब 1 मिलियन वॉन उधार ले लिए। इसके बाद वो कबर्ड में चेक करती है, लेकिन वहाँ पर उसे अपने घर के पेपर्स नहीं मिलते। अभी वो स्कॉट के वॉइस मैसेज को चेक करती है, जिससे जेनी को समझ आ जाता है कि स्कॉट ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है। वो स्कॉट को कॉल करती है, लेकिन स्कॉट उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता। तभी उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे बताते हैं मेरा काम ना जल्दी ही खत्म होने वाला है, इसलिए मैं कुछ दिनों में ना घर वापस आ जाऊंगा। जेनी सोचती है मुझे अपने डैड के आने से पहले 1 मिलियन वॉन चुकाने होंगे ताकि मैं अपने घर को नीलाम होने से बचा सकूं। दूसरी तरफ जिमी बोलता है डैम आर्ट गैलरी की पेरेंट कंपनी एमएस ग्रुप के चेयरमैन मेरे डैड के दोस्त हैं। उन्होंने बताया है कि प्रोफेसर पाक चुल
जो कि बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है। उन्होंने अपना बहुत ही ज्यादा सुंदर घर बनाया था। उसका नाम सेंगो जे रखा था। और जब एक बार मिस्टर विलियम उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आए थे तो उन्हें प्रोफेसर पार्क चून का घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। इसलिए मिस्टर विलियम ने उन्हें कहा था कि आप अपने घर के जैसा एक मॉडल मुझे बना कर दें। लेकिन मिस्टर पार्क चू ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। उसके बाद से ही मिस्टर पार्क चू ने अपने घर में किसी को भी आने नहीं दिया। जिसके बाद केविन और बेन समझ जाते हैं अगर उन्हें डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर चाहिए तो उन्हें सेंगो जे का मॉडल तैयार करना होगा, जिसके लिए हमें उस घर के अंदर जाना होगा। एक्चुअली में सेंगो जे ना जेनी का घर होता है और उसके डैड ही प्रोफेसर मिस्टर पार्क चू हैं। बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट होते हैं।